हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो एज यू नो कि हम राजनीतिक विज्ञान यानी पीएसआईआर की जो लेक्चर सीरीज है उसको हिंदी में कवर कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी तक हमने जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके ऊपर बातचीत करनी शुरू करी थी और उसी सीरीज में आज हम धर्मशास्त्र परंपरा पर बात करेंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र परंपरा का क्या योगदान है, कौन कौन सी स्मृतियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी पीएसआईआर से रिलेटेड हमारे कोर्स नोट्स सब कुछ अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज तक अवेलेबल हैं। और ये जो हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं लेक्चर सीरीज में, इनको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल 9896859767। चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों से जुड़े ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए आज बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र परंपरा की। देखो पिछले कई लेक्चर्स में हम धर्मशास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ धर्म का जो मतलब है उसको रिलीजन मत मान लेना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में धर्म का एक अलग मीनिंग है। या जब आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया के पॉलिटिकल थिंकिंग की बात करते हो, राजनीतिक विचारों की जब आप बात करते हो तो हमारे यहाँ धर्म का एक अलग मतलब है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, नैतिकता या नियम। जो हमारा जो रोल है समाज में, हमारे जो कुछ कर्तव्य बनते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरा समाज में ये रोल है, उस हिसाब से मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो मेरा धर्म है। यानी नैतिक कर्तव्य जो होता है उसको धर्म बोला जाता है। और इसी से संबंधित जो किताबें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, नीति होती हैं, उन्हीं को शास्त्र बोला जाता है। यह परंपरा भारतीय सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था को दिशा देने वाला एक शास्त्रीय दृष्टिकोण है। ध्यान रखना कि ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को, हमारी मोरालिटी, नैतिकता को, इन सब को क्या देता है, एक नया दृष्टिकोण या एक क्लासिकल दृष्टिकोण, एक क्लासिकल अप्रोच जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है। इसमें हम कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो मुख्य जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति आदि। पर इसमें बहुत सारी परंपराओं या बहुत सारी किताबों के बारे में हम बात करते हैं। देखो हमारे यहाँ दो प्रकार की परंपराएं हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ अवेलेबल हैं उनमें दो प्रकार की हैं। पहला होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। श्रुति में वेद जो आते हैं वो श्रुति लिटरेचर का पार्ट होते हैं, और जो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य है, इनको हम स्मृति लिटरेचर का मानते हैं। तो ये सबसे ऊपर है और उसके बाद में धर्मशास्त्र परंपरा से संबंधित किताबों को हम रखते हैं। तो ये जो परंपरा है ये आदर्श स्थिति की स्थापना के लिए निर्देशात्मक है, न कि केवल वास्तविक चित्रण। देखो इसमें बताया गया कि एक राजा को ऐसा करना चाहिए, समाज को ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता कि समाज एक्चुअल में ऐसा करता है। नहीं, समाज हो सकता है कि जो बताया गया उससे अलग कुछ परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन इसमें आपको प्रिस्क्राइब करा गया, इसमें बताया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आइडियाज दिए गए हैं आपको। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन को या धर्मशास्त्र परंपरा को पूरा समझने के लिए आपको इसकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनको ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ गए तो पूरे के पूरे धर्मशास्त्र विचार को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं। धर्म का मतलब क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, राजसत्ता की अवधारणा क्या है, न्याय और विधि किस आधार पर हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धर्म के बारे में। धर्म का तात्पर्य केवल धार्मिक कर्मों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों से है। पता चल गया ना किस किस से, व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों से है। राजा क्या करता है, राजा का क्या धर्म है, राजा की क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, राजधर्म। जनता का क्या धर्म है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या आपका धर्म है, आपदा धर्म, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। और ये रीत को बनाए रखने का जो है वो क्या है, एक आधार है। रीत क्या होती है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को हम रीत बोलते हैं। सोशल एंड कॉस्मिक ऑर्डर को, समाज में जो व्यवस्था चल रही है ना, इसको बनाए रखना ही रीत कहलाता है। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रीत क्या है, सोसाइटी का ऑर्डर, सोसाइटी में एक व्यवस्था बनाए रखना कि सोसाइटी में कुछ गड़बड़ ना हो, एनार्की क्रिएट ना हो, मतलब जंगल राज वापस से ना आए, लोग आपस में लड़ने ना लगे, इसी को बनाए रखना रीत कहलाता है। और व्यक्ति का धर्म जो उसके वर्ण और उसके आश्रम, आश्रम क्या होता है, जीवन चरण होता है, उसके द्वारा निर्धारित होता है। नॉर्मली हम मान के चलते कि 4 आश्रम होते हैं, यानी हमारे जीवन के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, इनको हम जब काउंट करते हैं ना तो ये 4 जो हैं वो आश्रम माने जाते हैं। और आपकी जीवन अवस्था के हिसाब से आपके कर्तव्य बदलते रहते हैं। जैसे जब आप ब्रह्मचारी अवस्था में होते हो तो आपका सारा ध्यान सीखने पर जाता है, और जब आप गृहस्थ में होते हो तो आपका सारा ध्यान जो है अपने परिवार और अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाने में जाता है। तो आपके वर्ण यानी आपकी जाति
और आप जाति तो चलो बहुत बाद में कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार आपका कर्तव्य निर्धारित होता है। राजधर्म, राजधर्म राजा का धर्म मतलब कहलाते हैं। राजधर्म क्या होता है? राजा का धर्म। राजा को धर्म का संरक्षक माना गया है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, हर एक इंसान अपना कर्तव्य का पालन करे, तो उसके लिए किसको ड्यूटी दी गई? राजा को ड्यूटी दी गई। राज्य संचालन एक पवित्र कर्तव्य है। राजा धर्म का दास है, न कि स्वेच्छाचारी शासक। ध्यान रखना है कि राजा का खुद का एक धर्म है। राजा दूसरों से जब काम करवाता है ना, तो राजा खुद भी उस नियम राजा पर, मतलब वो जो नियम है वो राजा पर भी लागू होते हैं। राजा भी जो है उन नियमों से ऊपर नहीं है। राजा को सत्य, अहिंसा और न्याय के आधार पर शासन करना चाहिए। बताया ना 3 आधार पर, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा और न्याय। राजा को सत्य, अहिंसा और न्याय, इन 3 आधार के ऊपर अपना शासन करना चाहिए। राजसत्ता की अवधारणा क्या होती है? राजसत्ता मतलब किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार का राजतंत्र वो चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि शासन प्रणाली एकात्मक राजतंत्र यानी मोनार्की को प्रेफर करा गया है, परंतु राजा धर्म और ब्राह्मणों की सलाह से बंधा हुआ होता है। धर्म और ब्राह्मण, ब्राह्मण को हम ये मान के चलते हैं कि समाज के पढ़े लिखा, मतलब उस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से ब्राह्मण को पढ़ा लिखा वर्ग, उनके ऊपर जिम्मेदारी गिरी कि शास्त्रों का ज्ञान उनका होना चाहिए और राजा को हमेशा गाइड करें कि शास्त्रों के हिसाब से किस तरीके से रूल किया जाना चाहिए। राजा को ब्राह्मण मंत्रियों सभासदों की सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए। और दंड का प्रयोग तभी उचित है जब वह धर्म के अनुसार हो। राजा अगर कोई मान लीजिए धर्म का पालन नहीं करता है, कोई भी इंसान, कोई लगता है कि धर्म के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो दंड का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो हमारी धर्मशास्त्र परंपरा में धर्म और दंड का जो प्रावधान है वो एक साथ चलता है। धर्म है, दंड भी है। अगर कोई धर्म से भटकता है, कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो दंड व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है। और दंड व्यवस्था भी वही उचित है जो वह धर्म के अनुसार हो। न्याय और विधि, यानी सरकार शासन तो करेगी, लेकिन न्याय किस आधार पर होगा? तो न्याय के या विधि के 4 स्रोत बताए गए हैं। श्रुति यानी जो चीज वेदों के अनुसार सही हो, स्मृति जो धर्मशास्त्र के अनुसार सही हो, जो सदाचार समाज में प्रचलित श्रेष्ठ आचरण के हिसाब से सही हो, और जो आत्म संतुष्टि के हिसाब से, यानी हमारी अंतरात्मा कह देती है कि ये चीज सही है, वो भी अगर आपका जो कानून बनाता है उसके हिसाब से भी सही होना चाहिए। तो वेद संगत होना चाहिए, धर्मशास्त्र संगत होना चाहिए, समाज में सदाचार होना चाहिए, सदाचार के हिसाब से होना चाहिए, और आखिरी में इंसान की अंतरात्मा भी उस चीज को सपोर्ट करे कि हाँ ये सही है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और न्याय के हिसाब से धर्म और दंड में संतुलन आवश्यक है। सामाजिक व्यवस्था और श्रेणीबद्धता की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ समाज को कैसा माना गया? हमारे यहाँ समाज को एक समान नहीं माना गया। हमने माना है कि समाज जो है वो वर्गीकृत है, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, और इसी हिसाब से हमने क्या कर रखे हैं? अलग अलग आश्रम, अलग अलग वर्ण और जाति व्यवस्था बना रखी है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को दिव्य और शाश्वत माना गया है। दिव्य और ये हमेशा चलती रहेगी, शाश्वत माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वधर्म यानी अपना धर्म निभाना चाहिए। हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो रोल है वो हमें पूरा करना चाहिए। और राजनीतिक व्यवस्था को एक नैतिक और धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर देखा गया है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ राजनीतिक टेक्स्ट आपको अलग से नहीं मिलते, हमेशा राजनीतिक व्यवस्था को समाज का एक हिस्सा मान के देखा गया है। तो हमने हमेशा समाज के बारे में बात करी है, और बात करते करते कभी हम उसके राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं, कभी हम उसके आर्थिक पहलू पर बात करते हैं, और कभी हम उसके नैतिक पहलू पर बात करते हैं। लेकिन कभी इनके ऊपर अलग से ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहलू पर बहुत डिटेल में बात करेगी, नहीं। राजनीति को हमेशा एक नैतिक और धार्मिक व्यवस्था का अंग माना गया है, उससे जोड़कर देखा गया है। तो ये थे कुछ फीचर्स धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के, परंपरा के। और अब हम जानेंगे कि इसकी आलोचना क्यों होती है, क्योंकि जब हमने जैसे मनुस्मृति हमने कहा ना पार्ट है, जब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न टाइम में पहुंचेंगे, तो आज हम देख पाते हैं ना कि कई ऐसी चीजें हैं जो आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है। तो आलोचना और आधुनिक संदर्भ में ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास कहने के लिए, बस ये है कि जातिवाद और सामाजिक असमानता को न्यायोचित ठहराना इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। पर ये हम आज के संदर्भ में कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से धर्मशास्त्र तो प्रिस्क्रिप्टिव है, ये तो बताता है ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या समाज उसी आधार पर व्यवस्थित था? क्या समाज इन सारी चीजों को मानता था? ये अभी भी एक डिबेट का हिस्सा है। स्त्री विरोधी और रूढ़िवादी दृष्टिकोण की आलोचना हमेशा होती रहती है, और ये हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हमें ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। लेकिन इसमें जो राजधर्म, न्याय, नैतिक शासन, धर्म, नीति का संतुलन, ये जो अवधारणाएं हैं ये आज भी प्रासंगिक है। जैसे राजा के ऊपर हमेशा एक नियम, एक लिमिट रखी गई है, एक हमेशा जो है उनके बाउंडेशन रखी गई है, तो ये आज भी रेलेवेंट है। रूल ऑफ लॉ की हर कोई जो है वो धर्म के हिसाब से चलता है, तो रूल ऑफ लॉ आज भी उतना ही प्रेवेलेंट है।
ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट धर्मशास्त्र के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इसी में मनुस्मृति पर। किस पर? पहले हम पढ़ेंगे मनुस्मृति पर और फिर हम पढ़ेंगे महाभारत ट्रेडिशन पर कि इन्होंने क्या बोला है। एक एक लेक्चर है, ज्यादा लेंदी नहीं है, तो डोंट वरी। यही चीज आप 3 घंटे में भी कवर कर सकते थे और यही चीज आपने 10 मिनट में कवर कर ली। फर्क ये है कि डिक्टेशन नहीं करवा रहे। दूसरा, जितना रेलेवेंट है, जितना एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, अब पीवाईक्यू वाली सीरीज देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो कवर कराएं। उसको देखना, इतना मटेरियल सफिशिएंट है। लिखोगे 2 पेज में लिखा जाएगा और जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना PSIR में, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपकी इच्छा है 3 घंटे का टाइम स्पेंड कर लो, अप टू यू, और यहाँ पे आपने इजीली कवर कर लिया, इट्स ऑल्सो योर डिसीजन। तो कम कवर नहीं करा रहे, बट आपको पता है जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको इस चीज का पता है कि हम हमेशा से मान के चलते हैं, टू द पॉइंट करवाओ, क्रिस्प हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। हमेशा इस पे हमने ध्यान दिया है। बाकी आप थोड़े से अगर लेंदी लेक्चर्स हमारे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल है 9896859767। और जो लोग नहीं जानते, हम इंग्लिश के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाते हैं। नोट्स, कोर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाते हैं। इनको परचेज करने के लिए यही जो नंबर हमने दिया है आपको, इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो, डू लेट मी नो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।